ओके दोस्तों, चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। एक छोटी सी सप्लीमेंट्री हमारी JIGL स्टडी मैट के साथ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। 4-5 केस लॉ है चैप्टर वाइज। थोड़ा सिंपल भाषा में उसका इंटरप्रिटेशन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे कि जब पढ़ोगे आप तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, काम हो जाएगा। लास्ट मोमेंट की चीजें हैं और देख के जाना चाहिए। अगर लग गया तो बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहला केस आता है बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 रिलेटेड। नॉर्मली आप जानते हो बेल जो होती है एक राइट में आती है। आर्टिकल 21 के तहत जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो अक्यूज को CRPC के तहत बेल एप्लीकेशन मूव करने का पावर होता है। इंटरी, चाहे वो एंटिसिपेटरी बेल हो या हमने रेगुलर बेल्स पढ़े हैं। तो उसी पे एक सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल जजमेंट है। एक बहुत ही प्यारा गाइडलाइन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन कौन से बेसिस पे आपको बेल ग्रांट किया जा सकता है एक स्पेशल केस में। वहां पे मान ली जैसे कोई अरेस्ट नहीं हुआ मैटर में और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, IO जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसको आप कोऑपरेट कर रहे हो, चार्जशीट बना दिया है या ऑलमोस्ट फाइनलाइज करने वाला है, आप रेडी हो एज एन अक्यूज्ड कि हर बार जब भी कोर्ट आपको बुलाए यू आर रेडी टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट टू कोऑपरेट विद ऑल द प्रोसीडिंग्स विद इन द कोर्ट। सो इस तरीके से प्लस आपकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल से कम वाले ऑफेंसेस में आती है। तो उस केस में आप अब उस समय अरेस्ट नहीं हुआ स्टार्टिंग टाइम पे, तो ऑब्वियस बात है आगे भी आपको अरेस्ट करके मतलब नहीं है। नो नीड टू टेक यू टू जेल, रादर देन ग्रांट यू अ बेल, अ काइंड ऑफ इंटरिम बेल इज ग्रांटेड। सो दिस, अब उसमें ये सारे कंडीशन आप ध्यान रखोगे तो आपको बेल मिल जाएगा। यहाँ एक्सेप्शन है कि जैसे स्पेशल केसेस हैं, जैसे स्पेशल एक्ट, आप चाहे पमला की बात करो, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की बात करो या कंपनीज एक्ट, स्पेशल केसेस जो एक्ट वाले मैटर है वहां पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे मैटर जो होता है वो कोर्ट के पास होता है और स्पेशल एक्ट में प्रोविजन होता है कि बेल देना है कि नहीं देना है। बट ये वाले केस में आप ध्यान रखें, CRPC के तहत सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि किस तरीके से बेल ग्रांट किया जा सकता है। इसको मान लिया जाएगा एक तरीके का बेल है और एक अच्छा भी एक फ्यूचरिस्टिक जजमेंट है। फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंगली एक रूल्स बना सकती हैं, एक्ट पास कर सकती हैं और अकॉर्डिंगली एक प्रोसेस स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। सो हिस्टोरिकल जजमेंट है। जजमेंट का नाम है, आप देखोगे तो सत्येंद्र कुमार अंटील वर्सेस CBI का केस है ये, और इसमें एक तरीके का बेल पे गाइडलाइंस दे के रखा है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत सारे पॉइंट्स है, इसी को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। आप ध्यान रखना हो 3-4 पॉइंट बस काफी है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाओ, दूसरा एक केस है IOS का इंटरप्रिटेशन। वहां मैंने बताया ना आर्टिकल 21 के साथ इसको रिलेट करना पहला वाले मैटर को, कि बेल जो होता है वो हमारे इंडिया में एज सिटीजन के राइट्स होती हैं आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ लिबर्टी की कैटेगरी में। हेंस एक तरीके का कोऑपरेशन हो रहा है। द अक्यूज्ड इज रेडी टू बी प्रेजेंट एट एनी टाइम during the investigation and charge sheet is filed or almost filed, so no need to unnecessarily harass him to put a jail at later stage. So good judgment by Supreme Court will help lots of investigating processes and agencies for those who are cooperating with the judiciary to go through with the process and streamline. Next we have another case called interpretation statute पे केस है यार। बहुत ये केस में अथॉरिटी जो हमारी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, आप जानते हैं GST वगैरह में, तो अथॉरिटी फॉर क्लैरिफिकेशन एंड एडवांस रूलिंग एंड अनदर्स वर्सेस मेसर्स आकवी स्पिनिंग मिल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने ये बताया कि एक इंटरप्रिटेशन जो है अगर क्लियरली लिखी गई है, उसमें बात को बताया गया, यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया गया कि हांग यान को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी स्टैट्यूट में। There's no point going in different interpretation, taking it from any additional doctrines or any additional source. अब जैसे हम पढ़ते हैं ना aids to interpretation of statutes, आपको टॉपिक से ले चलता हूँ। aids to IOS जो होता है इंटरप्रिटेशन, उसमें इंटरनल एड्स भी होते हैं और एक्सटर्नल एड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एड्स की कोई जरूरत नहीं है फॉर इंटरप्रिटेशन। अगर कोई भी चीज क्लियरली डिफाइंड है, एक्सप्लेन्ड है कि भाई यहाँ पे the meaning of that will be, there is no ambiguity and there is no need to confusion. So why go for separate interpretation when the statute is clear in the definition? जैसे अपने प्राइमरी रूल्स में कई जगह पढ़ते हैं कि भाई अब लेटर इंटरप्रिटेशन में कोई चीज क्लियरली डिफाइंड है तो हमें उसके लिए कोई अलग से, जहां पे एम्बिग्यूटी होती है, जहां पे कंफ्यूजन होता है, वहां पे एडवांस या डिफरेंट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज किया जाता है।
स्टैट्यूट साफ साफ कहता है अगर कोई चीज क्लियरली डिफाइंड है, नो नीड टू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इंटरप्रिटेशन रादर टेकिंग एनी एक्सटर्नल हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो यहाँ पे लिखा गया है, एक सिंपल मीनिंग में आप समझ जाओ। सो कोई जरूरत नहीं अननेसेसरली हर चीज का एक इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से करने की, बाहर से इंटरप्रिटेशन टूल्स यूज करने की। ये हो गया इंटरप्रिटेशन वाली बात। एक आ गई आपकी लॉ ऑफ लिमिटेशन पे। ये केस है हिमाचल का, अजय डाबरा वर्सेस प्यारे राम एंड अदर्स। इसमें इन्होंने कहा कि एक होटलियर है, पार्टी ये कहती है कि हमने फीस नहीं भरा, कोर्ट फीस टाइम से नहीं भरा गया, पार्टली भरा गया, और इस आधार पे केस को वो कंडोन कर रहे थे कि सफिशिएंट कॉस्ट, हमारे पास पैसे नहीं है टू पे द कोर्ट फीस, एंड लेटर ऑन दिस कैन बी अ ग्राउंड फॉर अलाउइंग द पार्टीज टू फाइल द मैटर एट अ डिलेड टाइम। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मांगा गया। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 कहता है कुछ कुछ मैटर में कोर्ट क्या करती है, आपको डिले अलाउ करती है, सफिशिएंट ग्राउंड। बट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इस बात को बोला कि नहीं, इट्स नॉट अ ग्राउंड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिले, और यहाँ पे उन्होंने इसको डिनाइल दिया। ये रीजन सफिशिएंट नहीं माना गया कि इनके पास, क्योंकि बाद में इन्होंने जो अपील केस फाइल किया ना, उसमें इन्होंने प्रॉपर्ली फीस वगैरह भर दी, तो फिर कोर्ट ने कहा कि ये कोई ग्राउंड नहीं हुआ, दिस इज नॉट द ग्राउंड फॉर आस्किंग a delay on sufficient cause. So this is not the ground for doctrine of sufficient cause to be shown, hence no condonation of delay as ground. तो ध्यान रखना का ये condonation of delay जो होता है ऑब्वियसली एक sufficient cause पे होना चाहिए, that should be there as a ground for allowing the petitions to be filed before the honorable court even beyond the limitation period, because that's the objective of this act. Otherwise people will take the advantage of this doctrine and keep filing it as delay cause. ठीक है, ऑब्वियसली इसके फैक्ट्स वगैरह हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में आइडिया होगा, बट जरूरत नहीं, हमें इतना जान लेना है कि ये कोर्ट फीस नहीं पे करना टाइम से और हाफ पे करना और बाद में सोचना कि उस समय पैसे नहीं थे हमारे पास, पार्टीज नहीं दे पाए, कैन नॉट बी अ फॉर्मिंग अ ग्राउंड फॉर डिले एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। नेक्स्ट वी हैव अ केस रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। इसमें 3 केस है। पहला कहता है कि चोला, दिस द केस इज चोला ओके, दिस केस इज रिलेटिंग टू, उसके बाद ये देखो, हाँ ओके, चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस द आम्रपाली एंटरप्राइज एंड अदर्स। इसमें ये कहा गया कि भाई यूनिलैटरली अपने हिसाब से इन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया। नॉर्मली आर्बिट्रेशन हम जानते हैं ADR मेथड है जिसके तहत people use alternative method to dispute resolution settlement outside the court, and court also recognize it. Generally court do not interfere in such matter because इसमें दोनों पार्टी के कंसेंट के थ्रू ये प्रोसेस किया जाता है। अब यहाँ पे कोई पार्टी अगर अपनी मर्जी से ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले और आउट जाके कोर्ट सेटलमेंट करके उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करे तो ऑब्वियसली ये तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस ही वॉइड हो गया, ये ab initio वॉइड हो गया। इस अग्रीमेंट की कोई मान्यता नहीं रही, क्योंकि अग्रीमेंट में सामने की कोई अग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता, सब जानते हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो यहाँ पे अग्रीमेंट ही फॉर्म नहीं करता है तो आगे जाने की उसके अवार्ड या उसके इन्फोर्समेंट की कोई सवाल ही नहीं आती। इट्स ab initio void। तो यहीं पे जजमेंट बोला गया इस केस में कि इट्स ab initio void, there is no point looking into the matter where the unilateral appointment of arbitrator is done in this act। बहुत सिंपल केस है बट बहुत ही प्राइमरी एक्सप्लेनेशन देता है इस चीज की कि भाई नहीं चलेगा अगर आप अग्रीमेंट ही गलत करते हो। हम कई सारे और भी रेफरेंस केस पढ़ चुके हैं बच्चों जहां पे हमने बोला था कि अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही ना हो तो भी आर्बिट्रेशन वैलिड नहीं होता। अगर आर्बिट्रेशन का कम से कम क्लॉज हो उस कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो भी हम मानेंगे। अब ऐसी चीजों का ना होना या एक तरफा होना इज ऑब्वियसली जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर आर्बिट्रेशन बेस करता है वही फेल हो जाती है, तो अलाउड नहीं होगा ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ले लो आप लोग, एक और केस है, क्या कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है पावर्स जो अंडर सेक्शन 37 में दिया हुआ है फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर पास बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब देखिए नॉर्मली जो लर्नर्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स होती हैं यानी आर्बिट्रेशन का जो मेथड होता है वो खुद ही कोर्ट को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। देखिए पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन इज टू हेल्प द कोर्ट, टाइम मनी ऑफ द पार्टीज आर सेव, कोर्ट के पास जो ओवरबर्डन है वो कम हो। तो नॉर्मली कभी कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट्स जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिनकी जुरिस्डिक्शन बनती है
वो कभी भी मैटर में जाके इंटरफेयर नहीं करते। बट देखिए वो सेक्शन 34 में साफ साफ लिखा भी है कि आर्बिट्रल अवार्ड्स आर नॉट अवेलेबल, आर नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट्स अनलेस देयर आर 37 सेक्शन में यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है जो समझने वाली है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा अगर ऐसा लगता है, देखो बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है एक अप्रोप्रिएट केस बनता हो जहां पे ये जस्टिफिकेशन दे सके कोर्ट, आर्टिकल सेक्शन 37 में, टू प्रोटेक्ट द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द एपेलेंट, लुक एट द वर्ड। तो ऐसे केस में ऑफ कोर्स मॉडिफाइंग दैट ऑर्डर विल बी अलाउड, विल नॉट बी, हम ये नहीं कहेंगे दैट इज गोइंग टू बी द वायलेशन ऑफ दिस वेरी पर्पस ऑफ दिस एक्ट। दैट्स यू कैन से टेक इट एज एक्सेप्शन, राइट? क्योंकि देखिए कोर्ट की हेल्प के लिए आर्बिट्रेशन बनाई गई है, बट दैट इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ द कोर्ट एट ऑल। या तो हम ऐसा नहीं कह सकते आर्बिट्रेशन हो गया अब तो कोर्ट्स खत्म हो गई, कोर्ट की मदद के लिए बनाई गई। तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे कोर्ट अगर इस चीज को और बेटर तरीके से इंटरप्रेट करे, कोर्ट को लगे कि हाँ यहाँ पे जस्टिफिबल ग्राउंड है, एपेलेंट को जस्टिस मिलना चाहिए इस ग्राउंड पे, तो डेफिनेटली इस मैटर को कंसीडर किया जा सकता है और सेक्शन 34 को ओवरराइड कर जाएगा सेक्शन 37। तो ये ध्यान रखने का। एक और छोटा सा केस है बच्चों, देखो यहाँ पे बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स की जब बात आती है आर्बिट्रेशन में, तो बहुत सिंपल बात है, आप खुद बताओ फंडामेंटल राइट्स बड़े होंगे कि कोई एक्ट या कोई अग्रीमेंट? आर्बिट्रेशन एक मैटर ऑफ अग्रीमेंट है, तो फंडामेंटल राइट वर्सेस अग्रीमेंट आप बताइए, खुद बताइए, एकदम बेसिकली सोच के बताइए क्या जीतेगा? ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट जीतेगा। तो आर्टिकल 14 के मद्देनजर कोई भी स्टैट्यूट फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकती या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम लॉ की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन का आप समझ सकते हो, इट्स हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स। पीपल, कोई भी स्टैट्यूट बनाया जाता है, जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज बनाती है, वो फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट करने के लिए बनाती है, ना कि उनको ओवरराइड करने के लिए। तो अगर कहीं किसी भी ऑर्डर के आधार पर आर्टिकल 14 वायलेट होता है तो वो नहीं वैलिड माना जाएगा, वहां पे आर्टिकल 14 विल स्टैंड। सो एनी ऑर्डर पास, एनी अग्रीमेंट मेड और एनी प्रोसीजर्स which is contradictory to article 14 of the constitution, which is a fundamental right, right to equality in the matter of law or equal protection of law, shall not be considered। यहां पे ऐसे agreement, ऐसे फैसले, ऐसे arbitral agreement including orders shall not be binding on the parties। So that is what being given in this case। So इसका एक और बस एक छोटा सा एक आईटी एक्ट का केस है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है, देखिए गूगल इंडिया का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एज अ ओरिजिनली इनैक्टेड डिड नॉट डील विद द इफेक्ट ऑफ द अदर्स लॉज। इन शॉर्ट, सिंस, ये देखो यहाँ से पढ़ना आप लोग को, सिंस डिफेमेशन इज एन ऑफेंस अंडर द IPC 499 and section 9 stood before the substitution, has nothing to do with the freezing of the appellants from liability under the said provision। देखो obviously बच्चों IPC मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूँ आपको। ऑफ कोर्स IT एक्ट एक एक्ट सेपरेटली बनाया गया, बट जैसे हम टॉट में भी पढ़ते थे, डिफेमेशन रिलेटेड मैटर्स बहुत बड़े होते हैं, उनको उठा के IPC में भी कवर किया जाता है। सिमिलरली कई आजकल तो आप देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत सारे मैटर हो जाते हैं, वो ऑब्वियसली आजकल कॉग्निज में आते हैं क्योंकि IT एक्ट भी आ चुका है, तो दोनों को साथ में इंटरप्रेट करना है। तो डिफेमेटरी मैटर्स जो क्रिमिनल मैटर्स होती हैं इन IPC 498 में, उनको उस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, ना कि वहाँ पे आप किसी तरीके के एक्सक्यूज लोगे। मतलब अगर IT एक्ट में प्रोविजन है एक्सप्रेशन रिलेटेड या कंटेंट रिलेटेड जो कि कोई और बड़े एक्ट जैसे IPC में कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो IPC विल प्रिवेल। हम पढ़ते थे ना कि एक बताओ आप लोग, स्पेशल एक्ट जो ऑब्वियसली सुपीरियर एक्ट, यहाँ पे क्या होगा, IPC विल ऑब्वियसली ओवरराइड द केस। तो क्योंकि मैटर जो सीरियस नॉन सीरियस ऑफेंसेस सिविल या क्रिमिनल मैटर्स को कंपेयर जब करोगे तो अब ऑब्वियसली सब्सटैंटिव मैटर जो होगा उसी कवर किया जाएगा। यहाँ पे वही बात बोला गया कि अगर डिफेमेटरी मैटर है तो IT एक्ट का प्रोटेक्शन लेके उसको नहीं एक्सक्यूज कर सकते। वहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको कि कोई और एक्ट के साथ आपका एक्ट इंटरफेयर ना करे, और नहीं तो लोग पीपल विल यूज इट फॉर द रॉन्ग्स दे कमिट एंड एज एन एडवांटेज टू दैट। कोर्ट विल नॉट अलाउ। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करके कोर्ट
आईपीसी के प्रोविजन में को रिस्पेक्ट करेगा, और आईटी एक्ट को इस बात को समझना होगा कि उसके इन लाइन रहे, ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर, दोनों मिलके काम करें टू गिव देम पीपल अ प्रॉपर वे ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सो दैट्स इट एवरीबॉडी। ये 4-5 केस थे अलग अलग चैप्टर के, सप्लीमेंट्री के रूप में इंस्टीट्यूट ने देके रखे। लैंग्वेज थोड़ा आप समझते हो स्टैट्यूट का लैंग्वेज है, मैंने कोशिश किया सिंपल भाषा में आपको थोड़ी चीज़ें समझा दूँ, जिससे कि जब आप इसको अपने आंसर्स में केस को समझ के लिखने की कोशिश करो तो योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, सो यू कैन राइट इन सम सिंपल लैंग्वेजेस सो दैट योर प्रिपरेशन एंड योर प्रेजेंटेशन कैन बी एन हेल्पफुल वन। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर अच्छे से करो यार, इट्स लास्ट मोमेंट्स नाउ, सो फोकस ऑन योर प्रिपरेशन वेल, गिव फुल टाइम राइट नाउ फॉर द एग्जामिनेशन, और कोई काम ही नहीं आपका होना चाहिए, पढ़ो खाओ सो, और कुछ नहीं, उसके बाद सब कुछ है। गुड लक एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।